हेलो बच्चों, गुड इवनिंग मेरे प्यारे बच्चों। हम लोग प्रीवियस क्लास में मॉडल सेट का डिस्कशन कर रहे थे। मॉडल सेट में ऑब्जेक्टिव डिस्कशन किए थे बच्चों, 10 तक डिस्कशन हो गई थी। आज चले बच्चों नेक्स्ट 10 के बाद हम लोग स्टार्ट करें। आइए क्वेश्चन नंबर 11, इंटीग्रेशन -1 से 1 मॉड x dx। ये देखिए मॉड x, जी हाँ मॉड x, मॉडलस x जो है वह डायरेक्टली इंटीग्रेट नहीं हो सकता है क्योंकि यह वेरिएबल फंक्शन है ना, इसका रूप बदलता है। तो सबसे पहले तो आपको जानना होगा कि -1 और 1 इस इंटरवल में कहाँ रूप बदलता है। तो जी हाँ बच्चों, जिस जगह यह 0 हो जाए, मॉड 0 हो जाए, बताइए x का मान क्या रखा जाए जो 0 हो जाए। तो 0 रखिएगा तो मॉड 0 हो जाएगा बच्चों। जी हाँ, मॉड x इक्वल टू 0। इसका मतलब है इसके लेफ्ट जो है मॉड x माइनस x होगा और इसके राइट जो है मॉड x प्लस x होगा। जी हाँ, जहां 0 होता है उसके लेफ्ट माइनस, उसके राइट प्लस। तो आप इसको ब्रेक करके बनाइए, -1 से 0 माइनस x dx प्लस 0 से 1 प्लस x dx। x का इंटीग्रेशन x²/2 -1 से 0 बच्चों, और इसका x²/2 0 से 1 होगा ना बच्चों। अब बताइए 0 रखें, 0²/2 0, -1 पर ²/2 1/2 प्लस 1²/2 0²/2 0 हो जाएगा। ये 1/2 प्लस 1/2 दिस इज इक्वल टू 1। देखिए 1 है ऑप्शन आपका, जी हाँ ऑप्शन सी। ऑप्शन सी बता रहा है कि 0 ऑप्शन है ना, जी हाँ। उसके बाद 12 नंबर प्रॉब्लम कह रहा है 0 से π/2 log 10x dx, log 10x dx। ठीक है, log 10x। सबसे पहले आपको बता दें, आप प्रॉपर्टीज ऑफ डेफिनिट इंटीग्रेशन में कुछ इंटीग्रेशन आप निकाले होंगे, जैसे log sin x dx। log के साथ sin x हो तो इसका मान होता है -π/2 log 2, है ना। 0 से π/2 अगर log cos x dx हो इसका भी मान -π/2 log 2, मतलब सही समझ रहे हैं आप, दोनों का सेम होता है। और अगर 0 से π/2 log 10x की बात करें तो इसका मान 0 हो जाता है। इसका मान क्या होता है बच्चों? 0 हो जाता है। ठीक है, क्योंकि देखिए अगर इसको इसमें माइनस किया जाए, इसको इसमें माइनस किया जाए तो ये log sin x माइनस log cos x हो जाएगा ना। log a माइनस log b क्या होता है? log a बाई b, log a बाई b sin x बाई cos x। सही है। और इंटीग्रेशन की बात करें, इसमें इसको माइनस करेंगे तो ये रिजल्ट 0। ठीक, तो 0 से π/2 log 10x साइन बाय कॉस क्या होगा? 10x log 10x dx, log 10x dx। बताइए log 10x dx का रिजल्ट क्या आया? 0। जी हाँ, ये 0 ऑप्शन होगा और इस ऑप्शन को हम लोग कह सकते हैं ऑप्शन नंबर डी। जी हाँ, ऑप्शन डी है ना। इस तरह भी देख सकते हैं बच्चों। ये तीनों रिजल्ट मेमोरी में रखे, डायरेक्ट ऑब्जेक्टिव बना सकते हैं, है ना। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 13 ये देखिए 0 से 1 e⁻x एक्सपोनेंशियल फंक्शन। जी हाँ, आपको पता है एक्सपोनेंशियल फंक्शन का इंटीग्रेशन वही होता है और डिफरेंशिएशन भी वही होता है। इसका मतलब e⁻x होगा 0 से 1। अब बताइए x के जगह पे 1 रखेंगे, 0 रखेंगे, बताइए e⁻1e और e⁻0 क्या होता है? 1। तो देखिए e-1 है ऑप्शन आपका, बिल्कुल बी ऑप्शन है। समझ रहे हैं, बी ऑप्शन है। क्वेश्चन नंबर 14 देखिए dy/dx माइनस x बाय 1 माइनस x² y 1/1 माइनस x²। पहचानते हैं ये कौन है? dy/dx प्लस py
इक्वल टू क्यू पता है आपको, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन का फॉर्म है, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन का फॉर्म है बच्चों। इसका आपको IF निकालना है, मतलब इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या होता है, e टू द पावर इंटीग्रेशन y के बगल में जो p होता है p dx, इस p dx का इंटीग्रेशन करना है बच्चों, बस आपको IF निकल जाएगा। p क्या है आपका, देखिए तो p के जगह पे -x/1 - x² dx सही है। अब z इसको अगर मानते हो तो नीचे वाले को, अब इसका इंटीग्रेशन करना है, 1 - x² का इंटीग्रेशन, 1 का 0 होता है और x² का -2x। अगर आप यहां 2 ले आओ, -2x 2 ले आओ तो 2 से डिवाइड करना होगा। अब बताओ 1 का 0, x² का -2x, देखिए -2x है, इसका मतलब इसका इंटीग्रेशन हो गया 1/2 log, क्या कि 1/z का क्या होता है log z, ठीक है। ये 1/2 पावर में ले आओ, log रूट अंडर या 1 - x² पे पावर 1/2 कर सकते हो, पावर चला गया, ठीक है। अब बताओ e और log समाप्त हो जाता है, ये भी याद रखें, e पे पावर log n बराबर n होता है, पता है ना, e टू पावर log n इक्वल टू n, क्योंकि e और log कैंसिल हो जाता है, रिजल्ट n होता है बच्चों। तो 1 - x² पे पावर 1/2 और इसका वैल्यू रूट अंडर 1 - x²। तो देखिए रूट अंडर 1 - x² है ऑप्शन, बिल्कुल ऑप्शन नंबर डी ऑप्शन हो गया, है ना। चलिए इसको नोट कर ले। आइए, बना लिए होंगे बच्चों। क्वेश्चन नंबर 15 x dy प्लस y dx, जी हां ये इंटीग्रेशन है, x dy प्लस y dx, इसका इंटीग्रेशन करना है आपको। ये कुछ अलग हटके है बच्चों। सबसे पहले ये देखना है कि ये इसका डीसी क्या है, किसका ये डीसी है, चलिए देखते हैं। एक्स वाई दोनों वेरिएबल यूज हुआ है बच्चों। चलिए डी एक्स वाई बताइए, एक्स को रखेंगे वाई का डीसी क्या होगा, dy बाई डी एक्स, और वाई रखेंगे एक्स का डीसी dx बाई डी एक्स, ठीक। अगर dx सबका हटा दे तो dx y इक्वल टू क्या हो जाएगा, x dy प्लस y dx, x dy प्लस y dx, देख रहे हो। अब दोनों तरफ इंटीग्रेशन लगाओ, दोनों तरफ इंटीग्रेशन लगाओ, लगा दिया हम लोग, लगा दिया बच्चों। अब बताइए dxy इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, xy, इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, xy। जैसे आपने फंडामेंटल में पढ़ा होगा कि dx का इंटीग्रेशन x प्लस c होता है बच्चों, है ना। अगर dy भी रहेगा तो क्या होगा, y प्लस c, है ना। d साइन x रहेगा क्या होगा, साइन x प्लस c, समझ रहे हैं, क्योंकि d का इंटीग्रेशन होता है बच्चों। इसी तरह dxy, तो d का इंटीग्रेशन क्या हो गया, xy, है ना, xy प्लस c, है ना, दे सकते हैं xy प्लस c है ऑप्शन। जी हाँ, xy प्लस k, xy प्लस k, जी हाँ आपका ऑप्शन मिल रहा है, कौन सा ऑप्शन, ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन सी, समझ रहे हैं। थोड़ा टेक्निक लगाना पड़ा बच्चों। चलिए 16 नंबर, क्वेश्चन नंबर 16 डिफरेंशियल इक्वेशन का प्रॉब्लम है, dy बाई डी एक्स इक्वल टू एक्स बाई वाई, इसका सॉल्यूशन चाहिए, इसका सॉल्यूशन चाहिए। जी हाँ, देखिए किस मेथड से बनेगा, 3 मेथड होता है, वेरिएबल सेपरेबल मेथड, होमोजीनियस मेथड एंड लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन मेथड। चलिए देखते हैं, वेरिएबल सेपरेबल से हो सकता है क्या, फर्स्ट टाइम तो हम लोग वही यूज करना चाहिए। देखिए y को आप dy के बगल में ला सकते हो और x को dx के बगल में, बिल्कुल वेरिएबल सेपरेबल हो गया।
अब आप इसको इंटीग्रेट कर दो। अब आप इसको क्या करो, इंटीग्रेट करो। बताओ y का इंटीग्रेशन y स्क्वायर बाय 2, x का इंटीग्रेशन x स्क्वायर बाय 2 प्लस कांस्टेंट c है ना। जी हाँ, ये हो गया। अब इसको इधर ले आओ, क्या हो जाएगा, y स्क्वायर बाय 2 माइनस एक्स स्क्वायर बाय 2 इक्वल टू c। अब y स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल टू 2c। जी हाँ, 2c को ही k बोल दिया गया। बताइए y स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल टू k, कौन सा ऑप्शन होगा? ऑप्शन सी है ना, ऑप्शन सी, 16 का ऑप्शन सी। आइए 17 नंबर बच्चों, dy बाय डी एक्स प्लस 1 बाय dy बाय डी एक्स इक्वल टू m। ठीक है, इसका कहता है आपको क्या बताना है, डिग्री बताना है बच्चों। बताइए क्या हो सकता है। देखिए इसमें थोड़ा सा आपको सिंप्लीफिकेशन करना होगा। dy बाय डी एक्स को कुछ मान लीजिए, कुछ जो भी इच्छा हो मान सकते हो। चलिए इसको y1 कहते हैं। क्या कहते हैं? y1 है ना। तो बताइए क्या हो जाएगा। इसको अगर मान लेते हैं आप y1, तो इसका तो y1 प्लस 1 बाय y1 इक्वल टू m। थोड़ा सा इसको सिंप्लीफाई कीजिए, y1 स्क्वायर प्लस 1 बाय y1 इक्वल टू m। ठीक है, बताइए y1 स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टू m y1। अब देखिए डिग्री क्या है। देखिए y1 पर कितना पावर है, क्या बोला गया था, डिफरेंशियल कोफिशिएंट। जी हाँ, डिफरेंशियल कोफिशिएंट पर जो भी पावर हो, है ना, अर्थात ऑर्डर पर हाईएस्ट डेरिवेटिव पर जो भी पावर हो, हाईएस्ट डेरिवेटिव तो यहां y1 है, उस पर पावर क्या है, 2। इसका मतलब इसका डिग्री कितना हो जाएगा बच्चों, डिग्री कितना हो जाएगा, 2। डिग्री कितना हो जाएगा, 2। देखिए ऑप्शन, बिल्कुल ऑप्शन बी है ना। चलिए काफी मजेदार प्रॉब्लम था, नोट कर लें। ठीक है बच्चों, आइए अब क्वेश्चन नंबर हम लोग 18 नंबर बनाएंगे बच्चों। क्वेश्चन नंबर 18 देखिए क्या कहता है। काफी मजेदार ऑब्जेक्टिव दिया है मॉडल सेट में बच्चों, और आपके बोर्ड एग्जामिनेशन के लिए भी इंपॉर्टेंट है। 0 से पाई बाय 2 साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स dx। पता है आपको साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स इनवर्स ट्रिगोमेट्रिकल फंक्शन ITF में पढ़े होंगे कि दोनों का कॉम्बिनेशन पाई बाय 2 होता है ना। तो पाई बाय 2 तो कांस्टेंट है, बाहर निकलेगा dx का इंटीग्रेशन x 0 से पाई बाय 2। अब बताओ पाई बाय 2 माइनस 0, इसका मतलब पाई स्क्वायर बाय 4 है ऑप्शन बच्चों, पाई स्क्वायर बाय 4, बिल्कुल ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 19 डी बाय डी एक्स अर्थात डिफ्रेंशिएट करना है e टू पावर ax, बिल्कुल इजी। e टू पावर x का इंटीग्रेशन क्या होता है, यही रह जाता है बच्चों। और ये जो कांस्टेंट है डिफरेंशिएशन में मल्टीप्लाई होता है बच्चों, है ना। क्योंकि आपने पढ़ा होगा f(ax + b), इसका डिफरेंशिएशन कर दो इंटू a कर दो, तो बताइए क्या हो गया, a(e⁴ax) है ऑप्शन, a(e⁴ax), बिल्कुल ऑप्शन सी। और इंटीग्रेशन अगर रहता तो a डिवाइड होता, बस इतना सा अंतर है, डिफरेंशिएशन में मल्टीप्लाई होता है और इंटीग्रेशन में डिवाइड होता है। क्वेश्चन नंबर 20 डी बाय डी एक्स। चलिए लिमिट का यूज किया गया है जो 11th में आपने पढ़ा होगा, e⁴x माइनस e⁻⁻x बाय x,
है ना, ये पढ़ा होगा बच्चों। एक्सपोनेंशियल फंक्शन इसका सीरीज होता है, क्या होता है, 1 प्लस एक्स स्क्वायर बाय फैक्टोरियल 2 प्लस सो ऑन सो, और माइनस अगर डाल दिया जाए तो अल्टरनेट साइन बैठा दो, 1 माइनस एक्स प्लस एक्स स्क्वायर बाय फैक्टोरियल 2 माइनस सो ऑन सो। अगर इसमें माइनस किया जाए, अगर इसको माइनस किया जाए तो 1 माइनस 1 0, एक्स माइनस माइनस एक्स 2x, ये भी कैंसिल, फिर यहां हो जाएगा 2x क्यूब बाय फैक्टोरियल 3 प्लस सो ऑन सो। इसका मतलब है ये रिजल्ट 2x कॉमन ले लेंगे तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर बाय फैक्टोरियल 3 प्लस सो ऑन सो, है ना। तो ये बताइए d बाय डी एक्स, आप लिमिट बताइए e पावर x माइनस e पावर माइनस एक्स का रिजल्ट क्या निकाले हैं, 2x 1 प्लस एक्स स्क्वायर बाय फैक्टोरियल 3 प्लस सो ऑन सो, अब बाय कितना x, ठीक है, ये x क्या हो जाएगा, कैंसिल। अब बताओ जीरो रखेंगे x के जगह पे तो 2 1 प्लस 0 तो क्या रिजल्ट हुआ बच्चों, 2। अब ये बताइए 2 का डेरिवेटिव क्या होगा, 0 होगा, कांस्टेंट है ना, कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0 होता है। ऑप्शन क्या देंगे, सी ऑप्शन देंगे, ऑप्शन सी देंगे। क्वेश्चन नंबर 21, जी हाँ, क्वेश्चन नंबर 21, डी बाई डी एक्स लॉग रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, इसका डेरिवेटिव करना है बच्चों। बताइए क्या करेंगे, देखिए डेरिवेटिव लॉग, ये पावर को रूट को जो है ना पावर बना लो, 1/2 बना लो। अब क्या होगा, ये पावर लॉग के नियम से आगे आ जाता है बच्चों, 1/2 लॉग एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर होगा ना। अब 1/2 बाहर आ जाएगा तो डी बाई डी एक्स लॉग एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, ठीक है। अब चेन रूल के आधार पर इस लॉग का डोमेन क्या हो गया, एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, इसके रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव करो तो इसका तो लॉग एक्स का क्या होता है, 1 बाय एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर हो जाएगा, 1 बाय एक्स, और फिर एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का डेरिवेटिव करो। एक्स स्क्वायर का कितना होता है 2x और ए स्क्वायर का 0, ठीक है, तो 2 कैंसिल हो जाएगा। क्या रिजल्ट आया, x बाय एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर है ऑप्शन, x बाय एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, बिल्कुल एक्स स्क्वायर ए स्क्वायर, ऑप्शन डी दिख रहा है बच्चों। चलिए नोट कर ले, ऑप्शन डी। आइए हम लोग अब क्वेश्चन नंबर 22 पर चलेंगे बच्चों। 22, क्वेश्चन नंबर 22, डी बाई डी एक्स टेन इनवर्स रूट अंडर 1 माइनस कॉस एक्स बाय 1 प्लस कॉस एक्स। जी हाँ, इसका डेरिवेटिव करना है। चलिए थोड़ा सा इसको सिंप्लीफाई करें। टेन इनवर्स जब भी हो, इनवर्स फंक्शन जब भी हो, निश्चित थोड़ा सिंप्लीफाई करना चाहिए। 1 माइनस कॉस एक्स को 2 साइन स्क्वायर एक्स बाय 2 कह सकते हो, ट्रिग्नोमेट्रिकल फॉर्मूला है। और 1 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स 2 कॉस स्क्वायर एक्स बाय 2, 2 आपका कैंसिल हो सकता है ना बच्चों। अब बताओ साइन स्क्वायर बाय कॉस स्क्वायर 10 स्क्वायर, और 10 स्क्वायर का रूट क्या होगा 10x बाय 2, रूट कैंसिल हो जाएगा स्क्वायर। अब बताओ टेन इनवर्स 10x कितना x बाय 2, x बाय 2 का डेरिवेटिव 1 बाय 2। जी हाँ 1 बाय 2 है ऑप्शन बी। चलिए 23 देखिए, 23 काफी मजेदार प्रॉब्लम लग रहा है बच्चों। लॉग 10x का डेरिवेटिव, बताइए लॉग का डेरिवेटिव उसके डोमेन के रिस्पेक्ट में, डोमेन क्या है यहाँ 10x,
तो चेन बनाना पड़ता है बच्चों, चेन बनाना पड़ता है log 10x का 10x के रिस्पेक्ट में, और फिर 10x का डेरिवेटिव x के रिस्पेक्ट में। बताओ क्या होगा, 1/10x और 10x का कितना, sec स्क्वायर x, sec स्क्वायर x। तो 1/10 को क्या कह सकते हो, 1/10 को आप कह सकते हो बच्चों cot x इंटू सेक स्क्वायर एक्स, और cot x को आप cos x बाय साइन x कह सकते हो बच्चों। थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर ले और तब ऑप्शन देखिए 1/cos स्क्वायर एक्स, cos x कैंसिल हो गया, 1/sin x क्या हो जाएगा cosec x, और 1/cos x क्या हो जाएगा sec x। देखिए sec x इंटू cosec x है ऑप्शन, ऑप्शन डी, जी हाँ ऑप्शन डी 24। समझ रहे हैं मेरी बात, जी हाँ। अब आइए हम लोग डेरिवेटिव करें d/dx, x इंटू e⁻x। बताइए x अलजेब्रिक फंक्शन है, e⁻x एक्सपोनेंशियल है, प्रोडक्ट में है, प्रोडक्ट रूल लगाइए। x को रखोगे किसका डीसी करोगे, e⁻x का, प्लस e⁻x रखोगे किसका डीसी करोगे, x का। बताओ e⁻x का डिफरेंशिएशन यही रहता है बच्चों, और dx/dx 1, e⁻x कॉमन x + 1। देखिए ऑप्शन है, ऑप्शन x e⁻x + e⁻x, जी हाँ यही ऑप्शन दिख रहा है, ये ऑप्शन दिख रहा है ना, ये ऑप्शन, इसका मतलब है यही रख दिया x e⁻x + e⁻x, जी हाँ ऑप्शन बी। जहां थोड़ा सा कंफ्यूजन लगा B और C में, लेकिन B और C में क्या अंतर है देख रहे हैं, B में x e⁻x दिया है और C में दिया है x e⁻x + x, तो यहां x के जगह पे e⁻x आया था, ये नहीं होगा, है ना। 25, जी हाँ 25, चलिए 25 बनाएंगे। ये आपका डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन है बच्चों, हाँ ना, थोड़ा नोट कर ले फिर आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग 25 बनाएंगे बच्चों, जी हाँ 25, क्वेश्चन नंबर 25, 1 + x² dy इक्वल टू 1 + y² dx। इसका सॉल्यूशन चाहिए। सबसे पहला मेथड कोशिश करेंगे वेरिएबल सेपरेबल लगाने का। चलिए इस टर्म को यहां ले आएंगे dy के पास, और ये यहां ले आइए। देखिए तो क्या वेरिएबल सेपरेबल हो सका, जी हाँ बच्चों वेरिएबल सेपरेबल हो गया। अब दोनों तरफ आप क्या करोगे, इंटीग्रेट करोगे, है ना। बताइए इसका इंटीग्रेशन क्या होता है, 10 इनवर्स y, इसका इंटीग्रेशन 10 इनवर्स x प्लस c। देखिए कोई ऑप्शन है, बिल्कुल ऑप्शन बी है ना, ऑप्शन बी 26। बिल्कुल 1-2 स्टेप में ही सॉल्यूशन हो जाएगा बच्चों। 0 से π/2 sin पे पावर 9x dx, ये देखिए 0 से π/2 sin पे पावर 9x dx, ये देखिए इसको सबसे पहले आपको प्रॉपर्टीज में ले जाना चाहिए। 0 से इसको 2 से कर दे π/2, आपका साइन 9x जो है ये ऑड फंक्शन है, fx बराबर साइन पे पावर 9x। अगर 8 रहता तो इवन फंक्शन होता, लेकिन 9 है तो यह क्या हो गया, ऑड फंक्शन। क्योंकि अगर -x रखें साइन -θ बराबर -sin θ होता है बच्चों, और उस पर 9 है तो माइनस आ गया।
अब देखिए ऑड फंक्शन हो गया। जब ऑड फंक्शन हो कोई, जान लीजिए ऑड फंक्शन हो तो उसका इंटीग्रेशन क्या होता है, 0 होता है ना। जी हाँ, आपने एक प्रॉपर्टीज पढ़ा होगा, 0 से 2a fx dx इक्वल टू 0 होता है। कब? जब f ऑड फंक्शन हो। ऑड फंक्शन चेक करने का तरीका यही है, -x डालिए और अगर माइनस निकल गया तो इसका मतलब ऑड फंक्शन हो गया। ऑड फंक्शन होगा तो उसका इंटीग्रेशन क्या होगा, 0 होगा, 0 होगा, बिल्कुल। आइए क्वेश्चन नंबर 27 cos 1/2x dx बताइए। तो सिंपल है, cos का इंटीग्रेशन क्या होता है, cos का इंटीग्रेशन sin 1/2x, अब बाय कितना होगा 1/2, क्योंकि इंटीग्रेशन में कांस्टेंट से क्या होता है, डिवाइड होता है। कोई भी कांस्टेंट अगर डोमेन के साथ है तो इंटीग्रेशन करो और क्या कर दो, कांस्टेंट से a से डिवाइड कर दो, x के मल्टीप्लाई में हो तो यहां 1/2 है मल्टीप्लाई में, इसका मतलब 2 sin x/2 प्लस c। देखिए है ऑप्शन आपका, जी हां 2 sin x/2 प्लस c, बिल्कुल आपका ऑप्शन बी है बच्चों, ऑप्शन बी है। 28 इंटीग्रेशन है x³ -1 बाय x² प्लस x प्लस 1 dx। देखिए बच्चों, इंटीग्रेशन को हमेशा डिवीजन से डर लगता है बच्चों, इसलिए डिवीजन हटाना होगा। अब बताओ a³ माइनस b³ ऊपर वाला एक्सपेंड करो, a माइनस बी इंटू a² प्लस ab प्लस b² बाय x² प्लस x प्लस 1। ये बताओ ये कैंसिल हो जाएगा तो क्या रहेगा, x माइनस 1 dx, इसका इंटीग्रेशन कर दो x²/2 माइनस x प्लस c। हमेशा याद रखो डिवीजन में अगर कोई रहता है तो कैंसिल होना चाहिए इंटीग्रेशन में, तो इजी वे में इंटीग्रेट कर लोगे x²/2 माइनस x प्लस c। जी हाँ, c के जगह पे यहां k इस्तेमाल हुआ है, कोई परेशान होने की बात नहीं है। ऑप्शन डी है ना। चलिए नोट कर लें। हाँ आइए बच्चों, 29 नंबर हम लोग बनाए। 29 नंबर क्या कहता है, a बराबर एक्स वाई और कहता है हाउ मेनी बाइनरी ऑपरेशन कैन बी डिफाइंड ऑन दिस सेट। माने कितना बाइनरी ऑपरेशन डिफाइन होगा, बिल्कुल इजी, a क्रॉस a स्टार्ट टू a है ना। तो सबसे पहले तो a क्रॉस a निकालना चाहिए, उसमें कितना एलिमेंट हो, तो एक्स वाई क्रॉस एक्स वाई कितना हो जाएगा बताओ 2 4, इसका मतलब इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट हो जाएंगे बच्चों 4, ठीक है। और इसका जितना भी सबसेट बनेगा वह सब बाइनरी ऑपरेशन होता है। तो नंबर ऑफ बाइनरी ऑपरेशन है ना बराबर 2 पावर क्या हो जाएगा 4, मतलब 16। जहां बच्चों हमेशा याद रखना, जैसे ये बना लिए n गुना n मतलब n² है ना, तो 2 पावर n², ये नंबर ऑफ बाइनरी ऑपरेशन होता है। बताइए 16 है, जी हाँ ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन बी। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 13 देखिए f r to r और उसके बाद इसका इनवर्स है f इनवर्स r to r। कहता है विल बी एग्जिस्ट, ये एग्जिस्ट होगा है उसका इनवर्स। उसके लिए इसके पास क्या होना चाहिए बच्चों, याद करो, इसके पास 1 1 एंड ऑन 2, ये दोनों प्रॉपर्टीज होना चाहिए। 1 1 ऑन 2 दोनों होने का मतलब है बाइजेक्टिव, ये बाइजेक्टिव गुण है ना, होगा तभी वह इनवर्स एग्जिस्ट करेगा, अदरवाइज नहीं करेगा। तो 1 1 एंड ऑन 2 किसमें है, 1 1 एंड ऑन 2, ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन सी। जी हां, किसी का भी इनवर्स तभी एग्जिस्ट करता है जब वह फंक्शन 1 1 एंड ऑन 2 प्रॉपर्टीज को फॉलो करे, है ना। 31 ये देखिए
fx1 इक्वल टू fx2, fx1 इक्वल टू fx2, है ना, fx1 इक्वल टू fx2, fx1 इक्वल टू fx2, ठीक है, x1 इक्वल टू x2, x1 इक्वल टू x2। तो बताइए कि यह किस तरह का फलन होगा, किस तरह का फलन होगा। जी हाँ बच्चों, जब भी ऐसा हो x1 x2 ये होता है ना, और x1 f में डालते, ये f में डालेंगे तो fx1 होगा और x2 डालेंगे तो fx2 होगा। तो कहता है कि x1 का इमेज हो गया fx1 और x2 का इमेज हो गया fx2, और ये दोनों इमेज सेम है, ये दोनों इमेज सेम है, और ये भी बता रहा है कि ये दोनों एलिमेंट भी सेम है। तो जी हाँ, जब ऐसा हो तो इसका मतलब है कि ये एक है, ये एक है, मतलब एक एलिमेंट का एक ही इमेज बन रहा है, मतलब 1-1 प्रॉपर्टीज फॉलो कर रहा है। क्या कर रहा है? 1-1। जी हाँ, 1-1 का मतलब सीधा सा मतलब समझिए, 1-1 सेपरेटली, अलग अलग। जी हाँ, एक का एक, तो एक का एक बना रहा है, तो कौन सा ऑप्शन होगा? जी हाँ, ए ऑप्शन होगा, ऑप्शन ए, ऑप्शन ए, है ना। चलिए नोट कर लें। आइए 31 तक बनाए बच्चों, 32 बनाए बच्चों। कॉसेक इनवर्स 1/x को क्या लिखा जा सकता है? बताइए। कॉसेक इनवर्स किसका, कॉसेक किसका रेसिप्रोकल है? साइन का। बस ये साइन इनवर्स x हो जाएगा, साइन इनवर्स x हो जाएगा। अगर यहां सेक इनवर्स 1/x होता तो क्या लिखते? सेक इनवर्स, सेक किसका रेसिप्रोकल है बच्चों? कॉस का, कॉस इनवर्स x लिखते। कॉट इनवर्स 1/x होता तो क्या लिखते? टेन इनवर्स x लिखते बच्चों। जी हाँ, ऑप्शन है, जी हाँ बिल्कुल, बी ऑप्शन। 33 साइन इनवर्स x माइनस कॉस इनवर्स माइनस x। जी हाँ, तो साइन इनवर्स x, ये कॉस इनवर्स माइनस x, माइनस निगेटिव निकालने के लिए आपको π/2 माइनस कॉस इनवर्स x करना होगा। कॉस इनवर्स माइनस x बराबर, सॉरी π/2 कहते हैं, पाई माइनस कॉस इनवर्स x, पाई माइनस, जी हाँ, कॉस इनवर्स माइनस x इक्वल टू पाई माइनस कॉस इनवर्स x, है ना। और साइन इनवर्स माइनस x रहता तब तो इजी वे में माइनस निकाल लेते, माइनस साइन इनवर्स x, है ना, लेकिन साइन में तो है नहीं। अब बताओ, साइन इनवर्स x माइनस पाई माइनस माइनस प्लस कॉस इनवर्स x। अब बताओ, साइन इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स x क्या होता है? ये दोनों को एक साथ कर दो, साइन इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स x माइनस पाई, ये तो π/2 होता है बच्चों, जानते हो, माइनस पाई। अब बताओ, π/2 में पाई मतलब 90 में माइनस 180 जाएगा तो माइनस 90 बचेगा, माइनस 90। देखिए कोई ऑप्शन है? बिल्कुल ऑप्शन बी, ऑप्शन बी। 34 टेन इनवर्स x/y प्लस कॉट इनवर्स x/y, टेन इनवर्स x/y प्लस कॉट इनवर्स x/y। देखिए ये दोनों का डोमेन सेम है क्या? दोनों का डोमेन सेम है, जैसे यहां x और x दोनों डोमेन सेम था, साइन इनवर्स x और कॉस इनवर्स x π/2 हो जाता है। उसी तरह टेन इनवर्स और कॉट इनवर्स में होता है, अगर दोनों डोमेन सेम है तो इसका रिजल्ट π/2 होगा। कौन सा ऑप्शन होगा? बिल्कुल ए ऑप्शन, ए ऑप्शन, ए ऑप्शन π/2। चलिए 35 देखते हैं। 35 समझते हैं बच्चों। टेन इनवर्स 1/2 प्लस टेन इनवर्स 1/3। जी हाँ, ये तो डायरेक्ट ट्रिगोनोमेट्रिकल ITF पर फॉर्म है बच्चों। टेन इनवर्स x प्लस टेन इनवर्स y क्या पढ़े थे? टेन इनवर्स x प्लस y बाय 1 माइनस xy। क्या होगा? टेन इनवर्स ये 5/6, ये 5/6, ये कैंसिल हो जाएगा। टेन इनवर्स 1, बताइए 10 में 1 कितना पर? π/4 पर, तो π/4 है ऑप्शन, है ना। जी हाँ बिल्कुल है, ऑप्शन बी। 36 देखिए 36
वैल्यू ऑफ एक्स इस डिटर्मिनेंट का वैल्यू चाहिए, एक्स 7x इस डिटर्मिनेंट के रूप में x दिया हुआ है और x निकालना है आपको, x का क्या रिजल्ट होगा। चलिए ये तो सिंपल है, एक्स स्क्वायर माइनस 7x जानते हैं, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, जी हाँ, -10 बताइए, एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस 10 इक्वल टू 0, फैक्टर करोगे तो x माइनस 2 x माइनस 5 2 7 हो जाएगा बच्चों, और 5 2 = 10, बताओ x बराबर 2 और 5 है ऑप्शन बच्चों, 2 और 5, बिल्कुल 2 और 5 है ऑप्शन, ऑप्शन ए है, ऑप्शन ए है बच्चों 36 का, ऑप्शन ए, ऑप्शन ए, ठीक है। 37 द वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट हैविंग 2 कॉलम्स आइडेंटिकल, जी हां, किसी डिटर्मिनेंट का 2 कॉलम A1 A2 A3 B1 B2 B3, कोई भी 2 कॉलम A1 A2 A3 देख रहे हैं, जैसे देखिए C1 कॉलम और C3 कॉलम एक जैसा दिख रहा है, आइडेंटिकल है, इस डिटर्मिनेंट का वैल्यू क्या होता है, 0। कोई भी 2 कॉलम या कोई भी 2 रो अगर आइडेंटिकल हो जाए तो उस डिटर्मिनेंट का वैल्यू 0 हो जाता है ना। चलिए नोट कर ले, आइए बच्चों 37 तक बनाए थे, 38 ABC AP में है, AP जान रहे हो, समांतर श्रेणी, तो AP में रहने पर क्या होता है, डिफरेंस बराबर होता है B माइनस A बराबर C माइनस B, है ना। अब कहता है आपको कि 2x प्लस 1 2x प्लस 2 और 2x प्लस A, जी हाँ, 2x प्लस 2 2x प्लस 3 2x प्लस B 2x प्लस 3 2x प्लस 4 2x प्लस C, जी हाँ, इसका इस डिटर्मिनेंट का वैल्यू निकालो। मैं बार बार कहता हूं बच्चों, एक चीज ध्यान दें, ऑब्जेक्टिव में अगर ऑप्शन C है, ऑप्शन 0 है, सॉरी C नहीं, ऑप्शन 0 है तो निश्चित तौर पर 99% चांस रहता है कि 0 होगा। देखते हैं, अभी तो हम लोग कैलकुलेट करेंगे बच्चों। देखिए इसमें क्या करना है, B माइनस से बनाना है तो क्या करना होगा, R2 माइनस R1 प्रॉपर्टी लगाना होगा, R3 को R3 माइनस R2, ठीक है। चलिए फर्स्ट रो को आप प्रॉपर्टीज का इस्तेमाल करके आप इसको बना सकते हो, माइनस करोगे 1, यहां माइनस करोगे 1, यहां बताओ तो B माइनस A, यहां भी 1 C माइनस B, बताओ ये 1 इक्वल है, ये भी इक्वल है, और B माइनस A इक्वल टू C माइनस B, ये भी इक्वल है, तो 2 रो आपका R2 और R3 दोनों आइडेंटिकल है, तो निश्चित इसका वैल्यू 0 होगा। देखिए आपने पहले भी अंदाज किया था 0 हुआ भी, है ना, जी हाँ। 39 A इक्वल टू Aij n/n इज सेमेट्रिक मैट्रिक्स होने के लिए किस कंडीशन को फॉलो करना होता है बच्चों, सिमेट्रिक होने के लिए बच्चों आपका Aij इक्वल टू Aj, जी हां, I नॉट इक्वल टू J, है ना। इसका मतलब ये हुआ कि आप डायगोनल में जो भी हो लेकिन उसके अगल बगल सेम होना चाहिए, देखिए ये सेम होना चाहिए, है ना, जी हां, तब ये क्या होता है, सिमेट्रिक होता है। और अगर स्क्यू सिमेट्रिक होता है तो डायगोनल में निश्चित 0 0 होना चाहिए और इसके अगल बगल अपोजिट साइन होना चाहिए, क्या होना चाहिए, अपोजिट। इसका मतलब इसका अगर C होता तो इसका माइनस C होता, बट हमको सिमेट्रिक मैट्रिक्स कह रहा है तो आपका ऑप्शन क्या होगा बताइए, ऑप्शन C होगा, ऑप्शन C, Aij बराबर Aj 40। देखिए x³ माइनस 1 बराबर 0, इसी से x का मान बताया गया है कि ये 1 ओमेगा ओमेगा स्क्वायर, जी हाँ, इमेजिनरी रूट, क्यूब रूट जो है x का मान जो है निकाला जाता है 1 ओमेगा ओमेगा स्क्वायर, है ना। अब कहना है कि इसका इस्तेमाल करके इस डिटर्मिनेंट का वैल्यू बताइए, तो आपको पता है तीनों में क्या रिश्ता होता है, तीनों को अगर प्लस कर दोगे तो 0 हो जाएगा, और तीनों को अगर मल्टीप्लाई करोगे तो ओमेगा क्यूब इक्वल टू 1 होता है, ये तीनों में रिश्ता होता है बच्चों। 1 का अगर आप
एक्स का अगर क्यूब रूट निकालते हैं तो 1 ओमेगा ओमेगा स्क्वायर निकलता है बच्चों। और इस तीनों में रिलेशन होता है, तीनों को प्लस करेंगे 0 और तीनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो 1। अब यहां देखिए आपको इस डिटर्मिनेंट का वैल्यू चाहिए 1 ओमेगा ओमेगा स्क्वायर, ओमेगा ओमेगा स्क्वायर 1, ओमेगा स्क्वायर 1 ओमेगा स्क्वायर ओमेगा। अब ये बताओ कि किस प्रॉपर्टीज का इस्तेमाल करें जो ये दोनों कंडीशन में से कोई भी कंडीशन फॉलो करे। तो जी हाँ बच्चों, आपने पढ़ा होगा R1 को R1 प्लस R2 प्लस R3। जी हाँ, एक रो को आप तीनों रो के सम के रूप में लिख सकते हैं। तो बताइए ये क्या हो जाएगा, 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर, ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर प्लस 1, ओमेगा स्क्वायर प्लस 1 प्लस ओमेगा। सेकेंड रो आपका जो है वो रहने दें। अब ये बताइए, जब तीनों का सम हम जान रहे हैं कि 0 होता है तो आपका ये क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। अगर एक रो में तीनों एलिमेंट 0 हो जाए तो पूरा डिटर्मिनेंट का भी वैल्यू क्या हो जाएगा, 0 है। ऑप्शन आपका बिल्कुल डी ऑप्शन, डी ऑप्शन है ना, डी ऑप्शन। ठीक है, चलिए 41 काफी इजी प्रॉब्लम है बच्चों। 41 ये तो 40 नंबर अच्छी प्रॉब्लम थी। 41 बच्चों, ए बराबर 1 2 3 4 5 6 और इसका ट्रांसपोज निकालना था बच्चों। ट्रांसपोज कैसे निकाला जाता है, रो को बना दे एक कॉलम, बस इजी वे में। फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम बनाए 1 2 3, सेकेंड रो को सेकेंड कॉलम 4 5 6। देखिए ए डैश निकल गया, ट्रांसपोज है ऑप्शन आपका 1 2 3 4 5 6। जी हाँ बिल्कुल सी ऑप्शन है, सी ऑप्शन, सी ऑप्शन। चलिए नोट कर लें। आइए बच्चों 42 कहता है मैट्रिक्स हैज 4 रो। एक मैट्रिक्स के पास 4 रो है बच्चों। रो जान रहे हैं, हॉरिजॉन्टल है ना, ऐसा 4 रो है। चलिए R1 R2 R3 एंड R4, 4 रो है बच्चों। अच्छा, उसके बाद कह रहा है एंड ईच रो हैज 3 एलिमेंट। इसमें 3 एलिमेंट है 1 2 3। जैसे ही 3 एलिमेंट हुआ मतलब 3 वर्टिकल बन गया, कॉलम बन गया, C1 C2 C3। क्योंकि 3 एलिमेंट को कॉलम में कैसे रखोगे, तो जब तक 3 कॉलम बनेगा नहीं। अब बताओ अगर हम देखें तो इसका स्ट्रक्चर क्या बनेगा, ऑर्डर क्या बनेगा, तो 4 रो और 3 कॉलम, मतलब 4/3। देखिए कितना मजेदार था बच्चों, 4/3 इसका ऑर्डर पूछ रहा था, 4/3 बिल्कुल ऑप्शन ए, ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 42 है ना। क्वेश्चन नंबर 43 ए बराबर 1 1 1 1 1 1 1 1 1। जी हाँ, ए स्क्वायर निकालना है, ए स्क्वायर तो सिंपल है, ए इंटू ए करना है। 1 1 1 1 1 1 1 1 1 मल्टीप्लाई है ना। अब दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे बच्चों, देखिए क्या होगा 1 प्लस 1 प्लस 1। इसी तरह सबका होगा 1 प्लस 1 प्लस 1 1 प्लस 1 प्लस 1। इसका मतलब 3 हो जाएगा, नहीं बिल्कुल जानते हैं। फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम से, फर्स्ट रो को सेकंड कॉलम से, फर्स्ट रो को थर्ड कॉलम से। इसी तरह सेकंड रो को करेंगे, थर्ड रो को करेंगे। सही है, बताइए ये कितना 3 3 3 3 3 3। ये देखिए, ठीक है, बताइए कौन सा मैट्रिक्स होगा, कौन सा मैट्रिक्स होगा। अगर 3 कॉमन लेंगे, मैट्रिक्स में क्या नियम है, पूरे एलिमेंट में रहेगा तो उसको कॉमन लेके हम बाहर कर सकते हैं, है ना। तो ये हो जाएगा 3 1 1 1 1 1 1 1 1 1। ये बताइए तो ए है, तो बताइए कितना के इक्वल हो, ए स्क्वायर किसके इक्वल हुआ, 3a ऑप्शन है बिल्कुल, सी ऑप्शन, सी ऑप्शन। 44 ए बराबर 1 4 2 3 कहता है बताओ कि इसमें कौन सा ऑप्शन सही होगा। डिटर्मिनेंट 0 होगा क्या, बिल्कुल नहीं। डिटर्मिनेंट अगर निकालेंगे तो 3 - 8 - 5 ये 0 नहीं होगा। इसका मतलब फर्स्ट ऑप्शन तो नहीं होगा। ए इनवर्स एग्जिस्ट करेगा, बिल्कुल। जिसका डिटर्मिनेंट 0 नहीं होता है उसका ए इनवर्स एग्जिस्ट करता है।
ये ऑप्शन तो लग रहा है ऑप्शन बी। ऑप्शन सी कर रहा है डज नॉट एग्जिस्ट इनवर्स, बिल्कुल नहीं, ऑप्शन बी ही होगा। नन ऑफ दीज तो होने का बात ही नहीं है। जब हमारा ऑप्शन मिल जाए तो नन ऑफ दीज नहीं जाना है, बी ऑप्शन होगा बच्चों, ए इनवर्स एग्जिस्ट करेगा। अब देखिए वेक्टर का प्रॉब्लम है, वेक्टर के क्रॉस वेक्टर के। जी हाँ, वेक्टर के क्रॉस वेक्टर के। ऐसे जानिए कोई भी वेक्टर अपने आप के साथ पैरेलल होती है, और जब पैरेलल का क्रॉस प्रोडक्ट किया जाए तो वह जीरो होता है बच्चों, जीरो। इसका मतलब जीरो वेक्टर होगा, ऑप्शन ए, ऑप्शन ए, ऑप्शन ए, है ना। 46 वेक्टर के डॉट वेक्टर आई, वेक्टर के डॉट वेक्टर आई। जी हां बच्चों, वेक्टर के डॉट वेक्टर आई। पहले ये देखिए दोनों एक दूसरे पर परपेंडिकुलर है, आई और जे क्या होता है, आई जे और के तीनों एक दूसरे पर परपेंडिकुलर होता है बच्चों। जब परपेंडिकुलर होता है तो डॉट प्रोडक्ट जीरो होता है। जब भी परपेंडिकुलर डॉट प्रोडक्ट क्या होता है, जीरो होता है। के डॉट आई क्या होगा, जीरो। जी हां, मैं बार बार बोलता हूं जिसका ऑप्शन जीरो है मैक्सिमम चांस है 99% जीरो ऑप्शन देना है। 47 कहता है वेक्टर ए, वेक्टर बी एंड वेक्टर सी आर कोप्लेनर। जी हां, कोप्लेनर। कोप्लेनर मतलब क्या होता है, एक प्लेन में, एक प्लेन में, एक प्लेन में अगर होता है तो उसका रिजल्ट क्या होगा, उसका रिजल्ट क्या होगा बच्चों। तो देखिए ध्यान दीजिएगा, अगर तीनों तीन प्लेन में हो, है ना, ये क्यूबाइड बनाता है। क्यूबाइड का वॉल्यूम ऐसा होता है बच्चों, स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट। जी हां, वेक्टर ए, वेक्टर बी, वेक्टर सी, कैसा, इसको लिखा जाता है वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी क्रॉस वेक्टर सी। समझ रहे हैं मेरी बात। अब देखिए ये नन कोप्लेनर तब होगा, नन कोप्लेनर होगा तभी यह क्यूबाइड बनाएगा। अब कोप्लेनर होगा तो क्यूबाइड बनाएगा क्या, इसका मतलब इसका मान क्या होगा, जीरो होगा, इसका मान जीरो होगा। तो देखिए कौन सा ऑप्शन लग रहा है, वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी क्रॉस वेक्टर सी, जीरो। जी हां, ऑप्शन बी। अगर ये जीरो नहीं होता, समझिएगा, अगर जीरो नहीं होता, ये वॉल्यूम ऑफ क्यूबाइड है, वॉल्यूम ऑफ क्यूबाइड, है ना, वॉल्यूम ऑफ क्यूबाइड, वॉल्यूम ऑफ क्यूबाइड। क्यूबाइड तभी बन सकता है बच्चों जब वह नन कोप्लेनर हो, है ना। क्यूबाइड बनता है तब उसका वॉल्यूम होता है स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट, मतलब ए बी सी और एक ब्रैकेट में डाल दो, है ना, इसको लिखा जाता है वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी क्रॉस वेक्टर सी, है ना। और ये कह रहा है कि कोप्लेनर होगा, कोप्लेनर होगा तब इसका मतलब वॉल्यूम बिल्कुल नहीं है, वॉल्यूम जीरो है। अब वॉल्यूम जीरो होने का मतलब वह कोप्लेनर है। ठीक है, चलिए नोट कर लें। आइए बच्चों क्वेश्चन नंबर 48। क्वेश्चन नंबर 48, एक वेक्टर है, वेक्टर क्या है बच्चों, 2i प्लस 5j प्लस के, और वेक्टर बी है 3i माइनस 2j प्लस 4k, है ना। जी हां, अब यह बताना है कि दोनों में संबंध क्या है, क्या संबंध है, क्या यह पैरेलल है। पैरेलल तो हो ही नहीं सकता। पैरेलल के लिए क्या रिलेशन होना चाहिए, इस तरह का, वेक्टर ए बराबर लैम्डा वेक्टर बी। जी हां, ये पैरेलल का रिलेशन है। अगर पैरेलल होना है तो इस तरह का रिलेशन, तो ऐसा कुछ लग तो नहीं रहा है। अच्छा, उसके बाद परपेंडिकुलर की बात करें तो डॉट प्रोडक्ट जीरो होना चाहिए। तो डॉट प्रोडक्ट देख लेते हैं, 3 दूनी 6, 5 दूनी 10 और प्लस 4, हाँ जी, 6 4 10 माइनस 10, बिल्कुल जीरो है। इसका मतलब है परपेंडिकुलर है ना। दो ही केस, एक पैरेलल के लिए कोफिशिएंट देख लीजिए, कोफिशिएंट अगर कुछ रिलेशन रखता है तो पैरेलल होगी, और अगर नहीं है तो इसका मतलब परपेंडिकुलर देख लेना है। डॉट प्रोडक्ट करके जीरो हो रहा है, इसका मतलब परपेंडिकुलर होगा बच्चों। ऑप्शन बी दिख रहा है, ऑप्शन डी बी। जी हां, 49 बच्चों, 49। आइए 49 देखिए क्या कर रहा है, काफी मजेदार प्रॉब्लम। वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी इक्वल टू जीरो वेक्टर, है ना। ए का मॉड 3, बी का मॉड कितना 4 और सी का मॉडलस 5 है। तो कहता है ए डॉट बी, बी डॉट सी, सी डॉट ए का रिजल्ट बताओ, रिजल्ट बताओ, है ना, इसका रिजल्ट बताओ। बिल्कुल इसी वे में निकाल लेंगे बच्चों। आपके पास
ये तीनों का सम दिया हुआ है बच्चों, वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी इक्वल टू 0 वेक्टर। आप स्क्वायर कर दो, आप दोनों साइड स्क्वायर कर दो, कर दिया बिल्कुल। और जब स्क्वायर करते हैं स्क्वायर को एक्सपेंड डॉट प्रोडक्ट से किया जाता है, बताइए ए प्लस बी प्लस सी, तो ये मॉड ऑफ ए स्क्वायर होता है, मॉड ऑफ बी स्क्वायर होता है, मॉड ऑफ सी स्क्वायर होता है, जैसे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। अब प्लस 2ab जो करते हो ए डॉट बी, मल्टीप्लाई जब भी होगा डॉट से, बी डॉट सी डॉट ए इक्वल टू 0। बताओ मॉड ऑफ ए का मान 3 है, 3 3 जा 9, मॉड ऑफ बी का मान 4 है 16, मॉड ऑफ सी का मान 5 है 25, 2 कॉमन ले लो, ए डॉट बी डॉट सी डॉट ए, बताओ बराबर 0, कितना होगा 16 9 25 25 50 हो जाएगा, 50 इधर चलाया, इसका मतलब है 2 ए डॉट बी डॉट सी डॉट ए इक्वल टू -50, इसका मतलब 2 से डिवाइड कर देंगे, बताइए कितना रिजल्ट हो गया -25 ऑप्शन है बिल्कुल, ऑप्शन होगा ऑप्शन बी। आइए 50 नंबर 50 पे चले आए बच्चों, बिल्कुल। देखिए आपको याद होगा हमने कहा था कि वॉल्यूम ऑफ क्यूबाइड आपका कितना है, क्या होता है ए बी सी, ये कैप जो स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट है वेक्टर ए डॉट बी क्रॉस सी, है ना। अगर मैं कहूं कि दो साइड वेक्टर साइड्स इक्वल हो जाए, मतलब वेक्टर ए इक्वल हो जाए, तो जानते हैं इसका रिजल्ट 0 हो जाएगा, इसका रिजल्ट 0। जहां अगर वेक्टर ए वेक्टर बी हो जाए तो 0, वेक्टर ए वेक्टर सी हो जाए तो 0। जी हां, कोई भी दो सेम वेक्टर हो जाए स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट में तो उसका रिजल्ट 0 होता है। जी हां, यहां कह रहा है वेक्टर बी वेक्टर सी, देखिए दो वेक्टर सेम है, क्या रिजल्ट होगा 0 है ऑप्शन। जी हां, ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन सी है ना। चलिए नोट कर लें। हाँ तो मेरे प्यारे बच्चों, आज मैं आपको मॉडल सेट का फर्स्ट मॉडल सेट का ऑब्जेक्टिव जो है सॉल्व करवाया 50 तक, है ना। तो चलिए आज के लिए इतना ही, फिर हम लोग नेक्स्ट क्लास में मॉडल सेट का 50 से आगे बढ़ेंगे बच्चों, 100 तक पहुंचेंगे। तो चलिए फिर मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। धन्यवाद, बाय बाय बच्चों। चलिए।